हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट बी चैनल। मैं हूं आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की जियोग्राफी की बुक का चैप्टर 5 जो कि खनिज और ऊर्जा के बारे में हमको पढ़ना है। ऊर्जा जो एनर्जी रिसोर्सेज है और जो मिनरल्स हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हैवन अपने पिता के साथ दूर गांव गुवाहाटी से आया है और वो अपने लोगों को जो है बात करें घरों की जैसी अजीब चीज़ों के बारे में जाता देखा है, जैसे जो सड़कों पर चलती है। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखा है। उसने आश्चर्य से अपने पिता से पूछा कि पिताजी, हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसा कि उसने गुवाहाटी में देखा। उसके पिता ने बताया कि यह घर नहीं है, ये बसें व गाड़ियां हैं। हमारे घरों की तरह ये ईंट और पत्थरों से नहीं बनी है। इन्हें बनाने में लोहा, एल्युमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। वे अपने आप ही नहीं चलते, ये इंजन द्वारा चलते हैं और इनको चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। तो हम अपनी जो डे टू डे लाइफ है ना, इसमें मेटल से बनी हुई बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली कोई मेटल से बनी चीज़ों की सूची बता सकते हैं? और क्या ये बता सकते हैं कि धातुएं कहाँ से आती हैं? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो हमारा क्रस्ट है ना, पृथ्वी का ऊपरी वाला परत, इसमें अलग अलग खनिजों के योग से बनी हुई बहुत सारी चट्टानें रॉक से बनी हुई होती हैं। ये जो हमारा क्रस्ट लेयर है, तो ये जो खनिज हैं, ये जो आपके मिनरल्स हैं, इनका बहुत अच्छे तरीके से शोधन किया जाता है। उसके बाद ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। खनिज हमारे जीवन के अति इम्पोर्टेंट, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में है। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक सुई से लेकर एक बड़े घर तक या फिर एक बड़ा जहाज, ये सारी चीज़ें जो है हमारे मिनरल से तो बने हैं। रेलवे लाइन, सड़क के पत्थर, हमारे पास जितने टूल्स हैं, मशीनें हैं, ये सारी चीज़ मेटल्स, ये सब मिनरल से ही बने हैं। कार, बस, रेलगाड़ी बात करें, हवाई जहाज, सभी जो है मिनरल से ही बने हैं। और धरती से प्राप्त जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसके द्वारा चलाए जाते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी जो है मिनरल्स होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। मनुष्य ने बात करें विकास की सभी अवस्थाओं की बात करें तो अपनी जीविका के लिए, सजावट के लिए, त्योहारों के लिए और आपके कल्चरल धार्मिक अनुष्ठान के लिए मिनरल्स का प्रयोग किया है ना। तो देखिए खनिज व जो आपके टूथपेस्ट होते हैं, इससे जो है एक उज्जवल मुस्कान आती है। मतलब दंत मंजन जो होते हैं टूथपेस्ट, उसे हम दांत साफ करते हैं। कुछ जो चीज़ें मिनरल जैसे कि सिलिका हो गया, आपका चूना पत्थर, लाइम स्टोन, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इन सब के अलग अलग जो फास्फेट है ना, खनिज की स्वच्छता, खनिज को, मिनरल्स को स्वच्छ करने में ये सब यूज किए जाते हैं। तो फ्लोराइड बात करें जो दांतों को गलने से रोकता है। फ्लोराइड नाम का जो एक खनिज से ही ये बनाया जाता है। अधिकतर जितने भी टूथपेस्ट हैं इसमें टिटेनियम ऑक्साइड जो कि सफ़ेद होता है, कलर होता है टूथपेस्ट का, उसी से बनाया जाता है, जो कि रूटिल, इल्मेनाइट है ना, और एनाटीज नाम की जो मिनरल्स हैं उनसे बनते हैं। कुछ टूथपेस्ट तो चमक प्रदान करते हैं हमारे दांतों को। उनका कारण यह है कि अभ्रक, ठीक है, टूथब्रश और पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक से बनी होती है। अब यह बताइए कि ये मिनरल कहाँ पाए जाते हैं? तो जरा ध्यान से सोचिए, बताइए कि रोशनी देने वाले जो बल्ब है उसमें कितने प्रकार के मिनरल प्रयोग होते हैं। अब देखेंगे हम लोग सब जितने भी लिविंग चीज़ें हैं ना, वो खनिजों की आवश्यकता होती है। इन सारी चीज़ों जितने भी लिविंग चीज़ें हैं उनको जो है खनिजों की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन का प्रक्रिया, लाइफ साइकिल नहीं चल सकता, लाइफ स्पैन नहीं चल सकता। हालांकि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही मिनरल है, लेकिन फिर भी ये इतने महत्वपूर्ण हैं, गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% जितने भी हमारे खाने वाले पदार्थ हैं उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ज़रा ध्यान से सोचिए और बताइए कि ऐसे कौन से फूड आपके खाने वाले हैं जिनमें पोषक तत्व पाए जाते हैं और उनको इकट्ठा करिए। अब देखेंगे हम लोग मिनरल क्या है। तो जो ज़मीन वाले वैज्ञानिक, जो लैंड के साइंटिस्ट हैं ना, वो बताते हैं उनके अनुसार कि जो खनिज है, मिनरल है, एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त एक समान एलिमेंट है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है। खनिज प्रकृति में अनेक रूप में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सॉलिड आपका डायमंड होता है और सबसे ज़्यादा मुलायम आपका कैल्शियम पाया जाता है। तो जो मिनरल्स हैं इतने डाइवर्स क्यों हैं, इतने ज़्यादा अलग अलग क्यों हैं? तो हम चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं कि चट्टानें जो होती हैं खनिज के समान ही तत्वों की यौगिक होते हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बना है, लेकिन बात करें अधिकतर चट्टानें जो अलग अलग अनुपात में अनेक मिनरल के जुड़ने से बने हैं। लगभग 2000 से भी अधिक जो मिनरल्स हैं इनकी पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर जो इसमें चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों को हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पाते हैं, बहुत चीज़ें तो बहुत कम है। तो एक खनिज जो विशेष तत्वों जिसमें फिक्स एलिमेंट पाए जाते हैं, तो उन तत्वों का निर्माण उस समय के फिजिकल और केमिकल चेंजेस के कारण हुआ है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है ना कि खनिजों में अलग अलग कलर आ जाती है, उनकी सॉलिडिटी आ जाती है, चमक आ जाता है, लस्टर आता है, डेंसिटी आती है और बहुत ज़्यादा क्रिस्टल डाइवर्स पाए जाते हैं। तो वैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों को क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें भूगोलविदों का या ज़मीन के पर आधारित जो रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो उनकी
बेहतर आकृति इन सब खनिजों का जानने के लिए एक किसी न किसी पार्ट को इसमें स्टडी करते हैं। जो भूगोल के बताने वाले हैं वो बताते हैं कि भाई खनिज संसाधन जो है ना वो वितरण व खनिजों से संबंधित एक आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं। लेकिन एक जो भूवैज्ञानिक है वो खनिजों के निर्माण प्रक्रिया और उनकी आयु व खनिजों के फिजिकल और केमिकल कॉम्बिनेशन से संबंधित टॉपिक की भी वो जानकारी रखते हैं, तभी वो बता पाते हैं। तो सामान्य रूप से जो हमारे उद्देश्य के लिए जो खनिज पाए जाते हैं उनको क्लासिफाई किया गया है, आप लोग नीचे देख सकते हैं। इसमें हम लोग अयस्क का शब्द का प्रयोग करते हैं। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन जो है अच्छी से मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा जो होती है वो उसके निर्माण में और उसकी स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड रहती है। तो जो खनन है ना सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है कि कितना ज़्यादा ये वैल्यूबल होगा। इसलिए हमारे लिए मुख्य रूप से जो ये आपके सैल हैं, पत्थर है, चट्टान है, इन सबको जो है समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है जिसमें ये खनिज पाए जाते हैं। तो देखिए पहला आपका आ जाता है इसमें आग्नेय। आग्नेय और जो कायांतरित चट्टान में जो है खनिज दरारों में जोड़ों और जो कटिंग वाले भाग होते हैं ना उसमें मिलते हैं। छोटे जमाव वाले जो सिराएं होती हैं और जो बड़े जमाव वाली जो परत होती है उसमें भी पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये लिक्विड या फिर गैसी स्टेज में होती हैं, है ना, जब ये दरारों के सहारे हमारे क्रस्ट लेयर की तरफ आ जाते हैं। ऊपर आते वक्त ये जो है ठंडे होकर जम जाते हैं, जैसे कि कौन से हैं, जस्ताब का है, तांबा, जिंक और सीसा। इस तरह की चीज़ें जो है जमाव के रूप में हमें प्राप्त होता है। सेकेंड क्या है, खनिज बहुत से ऐसे मिनरल हैं जो अवसादी चट्टानों के अनेक संस्तरों या लेयर में पाए जाते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है भाई, जब इनमें के लेयर में जो है बहुत ज़्यादा दरार आ जाती है, संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला और कुछ और प्रकार के जो लोहा वाले अयस्क हैं इनका निर्माण लंबे समय के अत्यधिक टेम्परेचर और दबाव का परिणाम है। तो जो अवसादी चट्टानें हैं ये सेकेंड्स आपकी श्रेणी में खनिजों के में जैसे जिप्सम, पोटास, नमक और सोडियम ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनका निर्माण विशेषकर जो सूखे प्रदेश हैं वहाँ पर जो है वाष्पीकरण के कारण होता है। तो ग देखेंगे उसके पहले यहाँ पर एक खनिजों का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। आप देखिए मिनरल्स को 3 भागों में बांटा गया है, एक जो धात्विक और जो अधात्विक हैं और जो एनर्जी वाले रिसोर्सेज हैं मिनरल्स हैं। धात्विक में मेटल आते हैं जैसे लोहा वगैरह हो, जिसमें लोहा पाया जाता हो, मैग्नीज हो, निकल, कोबाल्ट ये सब, और लौह भी आते हैं जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, और जो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम ये सारी चीज़ें। और धात्विक में क्या है, जैसे कि नमक हो गया आपका, पोटास, सल्फर, ये सब मेटल वाले नहीं है, चूना पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर। और जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं मिनरल्स हैं जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। तो देखिए ग में इसमें एक सी में बताया गया आपको कि जो खनिजों का निर्माण है ना एक अन्य विधि जो है क्या है कि जो हमारा जो क्रस्ट लेयर है उसके चट्टानों का टूटना है। चट्टानों के घुलने से जो है तत्वों के बाद जो उसका इरोजन होता है उसके बाद जो अयस्क वाली चीज़ें हैं केवल वही चट्टानें रह जाती हैं। जैसे बॉक्साइट, इसका निर्माण इसी तरह होता है, ऊपर की क्रस्ट हट जाती है, नीचे जो पदार्थ बचता है वो बॉक्साइट होता है। फिर देखिए नेक्स्ट, पहाड़ियों जितने पहाड़ी वाले आधार हैं इनकी घाटी में जो है इनके तलों में रेत में जो जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं। इन्हें प्लेसर निक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। प्राय इनमें ऐसे खनिज होते हैं जो पानी द्वारा घिसते ही नहीं है। इनमें कौन सी चीज़ें आती हैं, सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम ये सब आ जाती हैं। नेक्स्ट है महासागर में जितने भी जल में विशाल मात्रा में जो मिनरल पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से अधिकांश के व्यापक रूप में जो है प्रसारित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता बहुत कम है। फिर भी सामान्य रूप से बात करें, नमक जैसे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो नमक कितना सस्ता है ना। मैग्नीशियम, ब्रोमाइन ये सब समुद्री जल से ही डिराइव होते हैं, निकाले जाते हैं। महासागर की तली में मैग्नीज बात करें, नोडल्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एक रोचक टॉपिक है यहाँ पर रैट होल। ठीक है, रैट होल क्या होता है कि आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश जो खनिज है वो नेशनल है और इसका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के बाद ही हम लोग संभव है। लेकिन बात करें नॉर्थ ईस्ट भारत के अधिकांश जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर खनिजों का स्वामित्व जो है वहाँ के व्यक्तिगत समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लोहा, अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट के बहुत बड़े परत पाए जाते हैं। जेवाई और चेरापूंजी में कोयले का एक खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी छोटी सुरंग के रूप में किया जाता है जिसे रैट होल खनन भी कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है रैट होल खनन। ठीक है, तो भारत में अच्छे और जो डाइवर्स प्रकार के जो खनिज संसाधन है ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत अच्छा अपने आप को मान सकते हैं। हालांकि इनका जो वितरण है वो असामान्य, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम पाए जाते हैं। मोटे तौर पर बात करें प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक व बहुत सारे ऐसे अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार भी पाए जाते हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी बात करें और पूर्वी हिस्सों में बात करें, गुजरात, असम की तलों में जो है चट्टानों में अधिकांश जो खनिज हैं वो ऑयल रूप में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय सैल के रूप में बात
करें तो राजस्थान में अनेक अलौह जो लोहा नहीं है ऐसे मिनरल पाए जाते हैं। उत्तर भारत के बहुत ज़्यादा जलोढ़ी मैदान में आर्थिक महत्व के खनिजों के लगभग कुछ भी नहीं पाया जाता है यहाँ पे। ये अलग अलग खनिजों की रचना में बात करें तो एकदम कोर में और संरचना परिक्राओं में समय के कारण यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग भारत के कुछ खनिजों के वितरण का अध्ययन करें कि कहाँ कहाँ पर कैसे पाए जाते हैं। यह बात सदैव याद रखिए कि जो अयस्क में खनिज है ना, उसका जो सांद्रण है यानी उत्खनन है, उसकी सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय यानी रिजर्व की आर्थिक जीविता अवेलेबिलिटी को भी प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए मांग को पूरा करने के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद ही एक खनिज जो है निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है, वहां पे खुदाई होने लगती है ना। लौह खनिज देखेंगे हम लोग, आयरन। तो लौह खनिज जो है ना, धात्विक खनिजों के कुल प्रोडक्शन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। बात करें धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं और भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक जो खनिज है उनका निर्यात भी करता है। आयरन ओर की बात करें तो आयरन ओर एक आधारभूत खनिज है। औद्योगिक की बात करें, औद्योगिक की विकास की रीढ़ भी मानी जाती है। तो भारत में लौह अयस्क का जो बड़ा संसाधन विद्यमान है और भारत उच्च कोटि के लोहा वाले युक्त जो लौह अयस्क में धनी है, ये सारी चीज़ पाई जाती हैं। बात करें मैग्नेटाइट जो है सबसे अच्छे प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहा पाया जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक क्वालिटीज़ भी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है जो इलेक्ट्रिक वाले उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी होता है। हेमेटाइट जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण लौह उद्योग का एक अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है, लेकिन इसमें जितने भी लोहा की मात्रा है वो मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम ही होती है, लगभग 50 से 60% ही पाया जाता है। भारत में कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है, कहाँ कहाँ पर इसके भंडार है, तो देखिए उड़ीसा, झारखंड। उड़ीसा में हाई क्वालिटी का हेमेटाइट किस्म का लोहा जो है मयूरभंज और केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ और नोवा मुंडी में हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। सेकेंड है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। तो यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बात करें, बेलाडीला और पहाड़ी श्रृंखलाओं में बहुत ही उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है जिसमें इसकी गुणवत्ता के लौह के लगभग 14 लेयर मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक जितने भी सर्वश्रेष्ठ भौतिक क्वालिटीज होती हैं वो सब पाई जाती हैं। इस खदान का जो है लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान और दक्षिण कोरिया को भी निर्यात किया जाता है। फिर आता है बल्लारी, चित्रदुर्ग यानी चिंकलमंगलुरु, तुमकुरू पेटी। यह कर्नाटक की इस पेटी में लोहे का जो अयस्क है इसकी बहुत बड़ी राशि पाई जाती है और कर्नाटक में पश्चिम घाट में जितने भी कुद्रमुख के खाने हैं यहाँ पर 100% जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट करने का एक मेन यूनिट माना जाता है। कुद्रमुख जो निक्षेप है संसार के सबसे बड़े खानों में से एक माना जाता है। लोहा का जो यहाँ पर स्लरी होता है, मतलब जो करदम होता है, वो जो है पाइपलाइन बनाया जाता है और मंगलुरु के पास एक पत्तन पर भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी भी है। यह पेटी जो है गोवा और महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में है। हालांकि यहाँ का जो लोहा है वो उत्तम प्रकार का नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो दक्षता है उसका दोहन किया जाता है और मरमागाओ पत्तन से इसका निर्यात भी किया जाता है। ये तो थी लोहे की बात। देखिए यहाँ पर फिगर 5.2 इसमें परसेंटेज बताया गया कहाँ पर सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं उड़ीसा में है, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटका, फिर झारखंड, फिर बाकी के स्टेट में। और फिगर नंबर 5.3 में आप देख रहे हैं किस तरह से लोहे का खनन वाला खदान किस तरह से दिखाई पड़ता है। और मैग्नीज का देखेंगे, उसके पहले देखिए यहाँ पर मैग्नीज का ग्राफ इसमें बताया गया सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद महाराष्ट्र 25, उड़ीसा में भी सेम ही है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और 2% अन्य जगहों पे। तो मैग्नीज का मुख्य रूप से इस जो है लोहा के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन लोहा बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है और इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में भी तो किया जाता है। और यहाँ पर ये मैप है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो रेड कलर का है वहाँ पर आपको लोहे की खाने मिलेंगी जो इस तरह से स्ट्रेटेड लाइन है स्ट्रिप वाली, यहाँ पर ये ओरिजिन है। और ब्लैक आप देख रहे हैं यहाँ जहाँ से उसको निर्यात किया जाता है। और जो स्टार है वो आप मैग्नीज का है और बॉक्साइड और फिर अभ्रक के मैप को आप देख के समझ सकते हैं। भारत में उड़ीसा मैगजीन का सबसे बड़ा जो है प्रोडक्शन वाला स्टेट है। 2000 और 2001 में देश के कुल प्रोडक्शन का 1/3 भाग यहाँ से ही प्राप्त होता है।
अब देखेंगे हम लोग ऐसे खनिज जिसमें लोहा नहीं होता है। तो भारत में जितने अलौह खनिज है ना, इनकी संचित राशि व उत्पादन बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। हालांकि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना आता है, धातु के शोधन, इंजीनियरिंग और विद्युत उपयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए हम लोग तांबा, बॉक्साइट का डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। देखिए तांबा, भारत में न तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांति रूप से देखें तो बहुत कम है। घातवर्धकता यानी मेलेबल, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का मुख्यतः उपयोग बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा प्रोड्यूस करती हैं। झारखंड का सिंहभूमि जिला भी तांबे का मुख्य प्रोडक्शन वाला स्टेट है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब देखें हम लोग बॉक्साइट, हालांकि अनेक जितने अयस्क हैं में जो है एल्युमिनियम पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक एल्युमिनिया के लिए जो होता है ना, जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त होते हैं। बॉक्साइट में जो निक्षेपों की रचना है वो एल्युमिनियम सिलिकेटों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और चट्टानों के टूटने से होती है। एल्युमिनियम एक इम्पॉर्टेंट मेटल है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का और सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्धकता यानी मेलाबिलिटी भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के जो निक्षेप हैं मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? अमरकंटक का पठार, मैकाल पहाड़ियाँ और बिलासपुर कटनी के पठारी जो स्टेट है वहाँ पर पाया जाता है। तो बॉक्साइट के उत्पादन में ग्राफ आप लोग याद करिए, ओडिशा में 49%, गुजरात में 24%, झारखंड 9%, छत्तीसगढ़ 8%, महाराष्ट्र में भी 8% और बाकी जगहों पे 2%। ये 5.5 फिगर देख रहे हैं आप लोग। मलंज खंड में तांबा का ये खदान है जहाँ पर खदा निकाला जाता है। तो उड़ीसा जो है ना भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट प्रोड्यूसन वाला राज्य माना जाता है। 1617 के बाद यहाँ कोरापुट जिले में पंचतमाली निक्षेप राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात करें तो एल्युमिनियम की खोज के बाद जो है सम्राट जो नेपोलियन थर्ड थे, इन्होंने अपने कपड़े पर एल्युमिनियम से बने हुए हुक और बटन लगाते थे और अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था। आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्युमिनियम के बर्तन एक आम बात हो गई थी। आज तो सबके घरों में है ना। तो अब देखेंगे हम लोग वो जो धातु वाले नहीं है और धात्विक खनिज कौन से हैं, मिनरल्स। देखिए अभ्रक आता है इसमें पहले। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों और पत्थर के क्रम में पाया जाता है। इसके चादरों में विपाटन यानी स्प्लिट आसानी से हो सकता है, इनको काटा जा सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं मोड़ चोड़ के, है ना। अभ्रक जो होता है पारदर्शी काले रंग का, हरे रंग का, लाल, पीले और भूरे रंग का भी पाया जाता है। इसकी सबसे अच्छी जो पावर है वो है परावैद्युत शक्ति यानी ऊर्जा का ह्रास करता है ये, और गुणांक, विश्वांश और बहुत सारे उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधता भी इसके कारण अभ्रक विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिजों में से एक है। अभ्रक बात करें छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाया जाता है। बिहार झारखंड की जो है कोरडमा, गया, हजारीबाग, पेटी भी इन सब चीज़ों में प्रोड्यूसन में आगे हैं। राजस्थान के मुख्य भाग अभ्रक उत्पादक क्षेत्र बात करें अजमेर के आसपास है, और आंध्र प्रदेश की नेल्लोर जो है ना वो अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी मानी जाती है। अब देखिए लाइमस्टोन, चट्टानी खनिजों से जो प्राप्त होता है लाइमस्टोन। चूना पत्थर जो है ना कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी हुई चट्टानों में पाया जाता है। ये अधिकांशतः औषधि चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत और कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब लोहे को गलाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। 5.8 में आप देख सकते हैं ग्राफ कहाँ पर क्या पाया जाता है। तो खनन को जो है घातक उद्योग यानी किलर इंडस्ट्री बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानूनों का भी नियम बनाया गया है, उसका पालन करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखेंगे हम लोग ये सब तो हो गए। अब खनन के क्या जोखिम होते हैं, खतरे कौन से हैं। तो क्या आपने कभी जो भी खनने वाले लोग हैं उनके द्वारा अपने जीवन को सुविधाजनक बताने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है? खनन का खनिकों जो खनने वाले हैं, खनन करने वाले हैं, उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खदानों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं लगातार धूल व हानिकारक जो धुएं हैं उनमें सांस लेते हुए फेफड़े संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने से, कोयलों की खानों में आग लगने आदि से बहुत सारे श्रमिकों का जीवन अस्थायी हो जाता है। कब मर जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल का जो स्रोत है वो प्रदूषित हो जाता है। जितने अपशिष्ट पदार्थ हैं ये खनिज तरल के मलबे से खत्ता लगाने से भूमि व मिट्टी का भी बहुत ज़्यादा इरोजन होता है, और जितनी नदियां हैं इनका भी प्रदूषण बढ़ जाता है। 5.9 में आप देख रहे हैं किस तरह से धूल उड़ रही है। झरिया टू बी शिफ्टेड, ये न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग है जिसमें कि प्रॉब्लम के बारे में दिखाया गया है।
खनिजों का कंजर्वेशन कैसे किया जाए, मिनरल्स कंजर्वेशन। तो देखिए हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिजों की बात करें, उनके निकालने और उनसे बनने वाले पदार्थों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है हम लोग, ये तो सबको पता है। तो खनन योग्य जो चीज़ें हैं ना, वो उनकी कुल राशि जो है ना वो असार्थक अंश है। मतलब बात करें आपके क्रस्ट का 1% केवल है। तो जिन खनिज संसाधनों के निर्माण के लिए या उनके सांद्रण में लाखों वर्ष लग गए हैं, हम उनका इतना जल्दी जल्दी उपयोग कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। खनिज निर्माण की जो चीज़ें हैं, प्रक्रिया है, वो इतनी धीरे धीरे हैं कि उनके वर्तमान में जिस तरह से कंजप्शन का रेट है, उसकी तुलना में उनके फिर से बनने की जो दर है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी है, और लगता नहीं कि बन पाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो खनिज संसाधन है वो सीमित है और नॉन रिन्यूएबल है। तो समृद्ध जो खनिज है ना, हमारे देश के अत्यधिक बहुत ज़्यादा मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी हैं, बात करें बहुत कम है। तो अयस्कों के लगातार खनने से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता भी घटती जाती है। जितना ज़्यादा आप नीचे से निकालेंगे उतना कम क्वालिटी वाला रहेगा। अपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित व सतत पोषणी ढंग से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा, जिसमें निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए बहुत सारी प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग और जो बहुत सारे प्रतिस्थापनों का उपयोग है हमारे भविष्य में खनिज संसाधनों के लिए संरक्षण के ये उपाय है। मतलब जैसे लोहे की बात करें तो लोहा अगर आ गया, तो लोहा कुछ बन गया, तो उसको फिर इस कबाड़ी वालों से मंगाइए, उसको रिसाइकिल करिए, रिन्यूएबल करिए। इस तरह से हम नया जो लोहा खनने से बच जाएंगे और हमारे यहाँ पे इसका रिसोर्सेज का संरक्षण भी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज। तो देखिए ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है, ठीक है। खाना पकाने में, रोशनी, ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन के लिए और मशीनों को चलाने के लिए, सबके लिए एनर्जी चाहिए। ऊर्जा का जो प्रोडक्शन है ना, वो ईंधन कौन सी चीज़ों से होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम बहुत रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये सब और विद्युत से किया जाता है। तो ऊर्जा संसाधन जितने हैं वो परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में उसको डिवाइड किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। परंपरागत साधनों में क्या आता है, लकड़ी, जो पहले से यूज करते हैं हम लोग, लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। और गैर परंपरागत साधन में कौन से हैं, सौर, पवन, ज्वारी, जो ज्वार भाटा आता है ना, उसकी एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, और जो गर्मी है हमारी पृथ्वी की, जो बायोगैस है, जो परमाणु एटॉमिक एनर्जी है, ये सारी चीज़ शामिल है इसमें। ग्रामीण भारत में जो है लकड़ी और उपले बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार बात करें तो ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% तो इन दो साधनों से ही प्राप्त होता है। लेकिन अब घटते जा रहे हैं जो ये वन क्षेत्र हैं, इनके कारण इनका उपयोग करते रहना बहुत ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो उपले हैं, इनका उपयोग भी बहुत ज़्यादा निराश कर रहा है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक जो मूल्यवान खाद्य का है उसका उपयोग होता है, जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। मतलब उपली बनाएंगे तो आप खेतों में खाद नहीं दे पाएंगे, है ना। तो ज़्यादा उपली यूज करेंगे तो खेतों में कैसे फिर आप करेंगे, है ना। जिस तरह से समस्या आ रही हैं। तो परंपरागत अब कौन ऊर्जा के स्रोत हैं, देखिए तो कोयला है ना। भारत में कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा की आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है और इसका उपयोग ऊर्जा प्रोडक्शन में, एनर्जी प्रोडक्शन में और उद्योगों में घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की पूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर भी तो निर्भर है। तो जैसा हम पहले से जानते हैं कि कोयले का जो निर्माण है ना, वो आपके पौधों या सड़े गले पदार्थों के लाखों वर्षों तक कंजर्वेशन से, सड़ने से हुआ है। इसलिए जो इनकी मात्रा है ना और गहराई, दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। बात करें दलदलों में क्षय होते रहते हैं जो पादप हैं, पेड़ हैं, इनके पीट उत्पन्न होता है जिनमें कम कार्बन और नमी की अधिक मात्रा होती है, तो कम ताप की क्षमता होती है। तो लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक आपका नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख जो भंडार हैं वो तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे जो अधिक तापमान को प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला भी कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में, गलाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंथ्रेसाइट जो है सबसे अच्छे गुण वाला कठोर कोयला माना जाता है। भारत में कोयला ना दो प्रमुख अलग अलग युगों के, भूगर्भिक युगों के शैल के क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो कि 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो है वो जो धातु शोधन कोयला है कि प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी यानी पश्चिमी बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। और गोदावरी महानदी, सोन व वर्धा जो नदी घाटियां हैं, इसमें भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं।
टर्शियरी कोयले की बात करें तो ये उत्तर पूर्वी राज्यों में बात करें, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। भाई ये याद रखना है कि कोयला जो है ना एक स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण से भारी उद्योग और ताप जो विद्युत गृह कोयला क्षेत्र है उनके निकट ही स्थापित किए जाते हैं, तो जिससे कि उनका वजन जो है, एक तरफ कोयला निकालना है तो उनका वेट कम हो रहा है ना हमारे अर्थ का, तो इस तरह से वहाँ पे जब ये उद्योग वगैरह बनाए जाएंगे तो उसके बराबर वजन बनता रहेगा। सेकेंड आता है पेट्रोलियम। भारत में कोयले के बाद दूसरे नंबर पे एनर्जी का जो रिसोर्स है वो पेट्रोलियम या फिर आपका मिनरल ऑयल है। यह जो है ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों में और अनेक प्रकार के उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधन की जो शालाएं हैं, जो घर हैं, वो संश्लेषित कपड़े, उर्वरक और बहुत सारे केमिकल उद्योगों में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस यूज में आता है। भारत में अधिकांशतः जो पेट्रोलियम की उपस्थिति है वो टर्शियरी युग की शैल वाली संरचनाओं के अपनित वो जो इनके ट्रैप में पाई जाती हैं। बात करें इनके वलन, अपनित और गुंबद वाले प्रदेशों में भी यह पाया जाता है जहां इनके शीर्ष में तेल को ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक जो होते हैं ना वो परत, सरंध, चूना या बालू पत्थर होता है जिसमें ये तेल बहते रहते हैं। मध्यवर्ती जो असरंध परतें हैं तेल को ऊपर उठाने व नीचे रिसने से रोकती हैं। पेट्रोलियम की बात करें तो जो संरंध और असंरंध चट्टानें इनके बीच में टूटने से ट्रैप में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल ऊपर पाई जाती है। भारत में मुंबई, हाई गुजरात, असम ये जो मेन पेट्रोलियम प्रोडक्शन वाले एरिया है। भारत के मानचित्र में अगर देखें तो 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र हैं जिसको आपको पॉइंट आउट करना है। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है और डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरी जन इस राज्य के मेन इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसर वाले एरिया है। अब देखते हैं हम लोग नेचुरल गैस। तो देखिए प्राकृतिक गैस ना एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो कि पेट्रोलियम के साथ या अलग भी पाया जाता है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में पेट्रो रसायन उद्योग में एक औद्योगिक और रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए वर्तमान अगर सेंचुरी की बात करें तो यह एक ईंधन है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिमी तट के साथ साथ मुंबई, हाई और सन्निध क्षेत्रों में भी, खंबात की खाड़ी में भी पाए जाने वाले जो तेल वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1700 किलोमीटर लंबी जो है हजरी विजयपुर जगदीशपुर जो HVJ गैस पाइपलाइन है मुंबई, हाई और बसीन को पश्चिमी उत्तरी भारत के उर्वरक और विद्युत व अन्य प्रकार के जो औद्योगिक क्षेत्र है ना उनको उससे जोड़ती है। इस धमनी से भारत के गैस उत्पादन को बहुत ज़्यादा स्पीड मिला है और ऊर्जा और उर्वरक उद्योग जो है प्राकृतिक गैस के मुख्य रूप से प्रयोगता है। गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG जो है हम लोग जब यूज कर रहे हैं तो इसका बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। CNG से बनने वाले ऑटो वगैरह सिटी में चल रहा है ना। अब देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। देखिए विद्युत, आधुनिक बात करें विश्व में तो विद्युत के प्रयोग इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग के विकास का सूचकांक माना जाता है। मुख्य 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है। एक तो प्रवाही जल जो हाइड्रो टर्बाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। दूसरा अन्य ईंधन गैस जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टर्बाइन चलाया जाता है और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद ये जो विद्युत है एक जैसी ही होती है। तो तेज बहते हुए जल से जो जल विद्युत उत्पन्न की जाती है जो एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है। तो भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन और कोपली हाइडल परियोजना बहुत सारे। तो ताप जो होता है ना विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के प्रयोग से बहुत उत्पन्न किया जाता है। तो ताप विद्युत गृह जो है और नवीनीकरण योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन देखिए तो ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल, गैस और जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक डिपेंड कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतें, इन सभी चीज़ों की जो कमी है ना ये भविष्य में ऊर्जा पूर्ति के लिए सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी है जिस तरह से हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। इसके राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर इतने प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जो जीवाश्मी ईंधन है इनका प्रयोग पर्यावरण के लिए समस्याएं उत्पन्न करता है। इसलिए नवीनीकरण जो ऊर्जा के संसाधन है जैसे सौर ऊर्जा है ना, विंड एनर्जी और जो ज्वार भाटा वाले हैं, टाइड वाले हैं और जो जैविक ऊर्जा है, जो अपशिष्ट पदार्थ के कारण जो ऊर्जा होती है, ये सबको यूज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि पेट्रोलियम अगर यूज करते रहेंगे हम लोग एनर्जी के लिए, कोयला यूज करते रहेंगे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो कितना दिन चलेगा, है ना।
ये ऊर्जा जो है गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत धूप, जल, जीवभार संसाधनों में बात करें तो समृद्ध है, और भारत में नवीनीकरण जो योग्य ऊर्जा संसाधन है इसके विकास के लिए बहुत से कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। अब देखिए एटॉमिक या फिर जो आपका मॉलिक्यूल एनर्जी है, तो इसमें क्या है, तो देखिए परमाणु या फिर आणविक ऊर्जा के अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा बाहर निकलती है। जब हम किसी परमाणु को, एटम को तोड़ते हैं और नए एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसको चेंज करते हैं तो आप लोगों ने केमिकल लेक्चर में देखा होगा, किसी को एटॉमिक स्ट्रक्चर जब तोड़ा जाता है उसके पार्टिकल को, तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। तो बिल्कुल वही, तो इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में भी किया जाता है। यूरेनियम, थोरियम जो कि झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, इनका प्रयोग हमारे एटम या फिर एटॉमिक एनर्जी के प्रोड्यूसन में भी किया जाता है। केरल में मिलने वाले जो आपका मोनाजाइट है, रेत है, इसमें थोरियम की मात्रा भी पाई जाती है। अब देखिए सोलर एनर्जी, भारत जो है एक उष्णकटिबंधीय देश है, ठीक है। यहाँ पर सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक जो प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित किया जाने का टेक्निक है हमारे पास। भारत के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। सोलर पैनल जो देखते हैं हम लोग लगा होता है ना, कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के अलग अलग भागों में भी लगाए जा रहे हैं। फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं उनको लगा के। ऐसा माना जाता है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों और लकड़ी पर जो डिपेंडेंट चीज़ें थी ना, वो उनको कम किया जा सकेगा। तो परिणाम यह होगा कि पर्यावरण संरक्षण में भी यह योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की आपूर्ति पर्याप्त रूप से होती रहेगी। तो पवन ऊर्जा देखेंगे हम लोग, विंड एनर्जी। भारत में पवन ऊर्जा के प्रोडक्शन की तो बहुत महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन जो है ऊर्जा फॉर्म की विशालतम पेठी तमिलनाडु नागरकोइल से मदुरई तक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी इसके बहुत से इंपॉर्टेंट पवन ऊर्जा के फॉर्म बनाए गए हैं। नागरकोइल और जैसलमेर जैसे देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग किए जाने लगे हैं। अब बायोगैस के बारे में देखते हैं। बायोगैस जो है ना, वो ग्रामीण इलाकों में जो है झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानवजन्य जो अपशिष्ट है ना, उन सब के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न किया जाता है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है, जिसकी तापीय क्षमता जो होती है वो मिट्टी के तेल, उपलों, चारकोल की अपेक्षा कहीं ज़्यादा होती है। तो बायोगैस जो है वो नगरपालिका, सहकारिता और निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशु का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र जो भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं, ये किसानों को दो प्रकार से लाभ देते हैं। एक तो ऊर्जा के रूप में, दूसरा डेवलपमेंट उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे ज़्यादा दक्ष माना जाता है। बात करें, उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों और लकड़ी को जलाने से होने वाले जो पेड़ों को नुकसान है उसको रोकता है। अब देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा। महासागर में तरंगों का बहुत ज़्यादा जो विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार जो होते हैं ज्वार भाटा में, इसमें सकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बाद में ही पानी रह जाता है। तो बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते से पाइप द्वारा समुद्र की तरफ भी बहाया जाता है, तो जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में जो बड़े वन क्षेत्र हैं, वहाँ पर गंगा के डेल्टा में ज्वारी तरंगों को ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लेबोरेटरीज वगैरह बनाई गई हैं। अब देखिए भूतापीय ऊर्जा, यानी जो हमारा टेम्परेचर है पृथ्वी का, उससे तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग करने पर उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ साथ पृथ्वी जो है प्रगामी ढंग से ताप मिलता जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका हाई होता जाता है। हम जितना ज़्यादा कोर की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा। तो जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक पाई जाती है वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाते हैं, टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं और ये इतना ज़्यादा हीट हो जाते हैं कि पृथ्वी की सतह की ओर ऊपर उठने लगते हैं, तो यह भाप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा का दोहन करने के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट जो पार्वती घाटी है वहां पर बनाया गया है, दूसरी लद्दाख में पूगा घाटी में बनाया गया है। अब इनका हम लोग कंजर्वेशन कैसे करें, ये सारी एनर्जीज का, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे करें? तो आर्थिक विकास के लिए जो ऊर्जा है ना, वो एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर की बात करें, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्यिक, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जितने भी आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। तो परिणाम ये हुआ कि पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ने लगा है।
इस जमीन में पृष्ठभूमि में बात करें ऊर्जा के विकास के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डेवलप करने की तुरंत ही आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीनीकरण जो है ऊर्जा के संसाधनों का बढ़ता हुआ प्रयोग, यही जो है सस्टेनेबल कोसड़ी जो आपका डेवलपमेंट है ऊर्जा के 2 आधार माने गए हैं। वर्तमान में विश्व के जो छोटे ऊर्जा दक्ष वाले क्षेत्र हैं, देश हैं, उनको गिना जाता है उनमें भारत को। और हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्वक इनका उपभोग करना, ये नियम अपनाना होगा। एग्जाम्पल के लिए एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके, जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करके, विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही तो ऊर्जा का उत्पादन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ऊपर कुछ फिगर छूट गए हैं, ये फिगर आप लोग देख सकते हैं खुद से, बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, थैंक यू।